नमस्कार दोस्तों, ईसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, टोक्यो में क्वाड की मीटिंग हुई है और वहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। ये जो फैसले लिए गए हैं ये हमारे यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि GS2 और GS3 में इसके ऊपर टॉपिक पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी मीटिंग में जो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जिसको याद रखना, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसको हम एग्जाम में अगर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। टॉपिक जो है वो है द न्यू इंडियन इंडो पैसिफिक ब्लॉक। अब ये जो आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस के 25 मई का जो संस्करण है उसमें आया हुआ है और आर्टिकल है द न्यू इंडो पैसिफिक ब्लॉक। एक नया इंडो पैसिफिक ब्लॉक बनाया गया है। टोक्यो में जो मीटिंग हो रही है जहां मोदी जी अभी गए हुए थे, वापस अभी रास्ते में ही, जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है तो वापसी के रास्ते में है और वहां पर एक नया इंडो पैसिफिक ब्लॉक बनाया गया है। अब ये जो ब्लॉक है ये क्या काम करेगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे और कुछ हेल्प लेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल लिखा है इससे भी हम लोग हेल्प लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्वाड आप लोगों ने नाम सुना ही होगा क्वाड का। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वाड का। लगातार ये चर्चा में रहता है। क्वाड एक तरह का ब्लॉक है, मिलिट्री ब्लॉक कह सकते हैं। अब ये ओपनली तो नहीं हुआ है, जिसको हम नेटो के तरह कह सकते हैं। जैसे अमेरिका का नेटो है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज मिले हुए हैं और नेटो के कारण ही आज रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। उसी तरह से कुछ न कुछ क्वाड को बनाया गया है। क्वाड में अभी फिलहाल 4 ही कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इनका एक कॉमन शत्रु जिसे कह सकते हैं वो है चाइना। तो जिस तरह से नेटो को बनाया गया रशिया के खिलाफ, क्वाड को बनाया गया चाइना के खिलाफ, ठीक है। अभी नेटो तो ओपन है, कोई बात नहीं, कोल्ड वॉर के टाइम से चला आ रहा है तो सब ओपन है कि हाँ रशिया के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन क्वाड में अभी तक वो चीज़ डिक्लेयर नहीं की गई है जैसा नेटो में किया गया है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि क्वाड को एक तरह का एंटी चाइना ग्रुप बनाया गया है इसके अंदर। अब जब ये मीटिंग अभी टोक्यो में हो रही थी, जहाँ पर क्वाड के चारों मेंबर्स गए थे, वहाँ पर कुछ और फैसले भी लिए गए। सिर्फ मिलिट्री अलायंस की बात नहीं की गई, कुछ और फैसले भी लिए गए और उसमें एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया गया जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ब्लॉक। ये इंडो पैसिफिक ब्लॉक जो है ये बनाया गया है और इसमें अभी तक फिलहाल 12 कंट्रीज़ हैं। वो कौन से 12 कंट्रीज़ हैं अभी हम पढ़ेंगे। साथ में ये किस तरह से चीज़ों को संभालेगा 12 कंट्रीज़ में, किस तरह से ये दूसरे इकोनॉमिक जो ब्लॉक्स होते हैं उससे अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, जिसमें जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, कई तरह के G7 हो गए, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं। तो ये ग्रुप कैसे अलग है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, पहले समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, एक इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, ठीक है, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये जो है इसमें अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और बोला कि 12 कंट्रीज जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। अब इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है? देखिए, ये है पैसिफिक ओशन, ये आप देख लीजिए, ये है आपका पैसिफिक ओशन। यहाँ पर एशिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये अमेरिका हो गया, USA हो गया, ये अलास्का, देखिए ये अलास्का है, ये रशिया है, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ हैं वो इसके इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं। ये 12 कंट्रीज़ जो अभी जो इसके मेंबर बने हुए हैं, ये कुल 12 कंट्रीज़ हैं जो इस आपके पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं। अब इसीलिए इसका नाम इंडो पैसिफिक दिया गया है। कौन से 12 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर देख लेते हैं। जिसके अंदर है, इसमें जो 12 कंट्रीज़ अभी फिलहाल आई हैं वो हैं आपकी, एक है इंडिया, ठीक है, इंडिया एक कंट्री है। दूसरी है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका ब्रूनी यहाँ पर हो गया। फिर आपका इंडोनेशिया, जापान,
साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, जो कि मिलकर 40% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी बनाते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कौन से 12 कंट्रीज फिलहाल जो हैं उसने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये 12 कंट्रीज हैं जो अमूमन पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द हैं, वही 12 कंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये आपको याद रखना है, वियतनाम नहीं, ताइवान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 12 कंट्रीज हैं, बाकी कुछ और कंट्रीज से बात चल रही है, भविष्य में हो सकता है जोड़ दिया जाए। अब बात हो रही है कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई IPEF को लॉन्च किया गया, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी है। देखिए, हर कंट्री व्यापार के लिए ग्रुप्स बनाता रहता है, ठीक है, फिर एग्रीमेंट्स करता रहता है। अब एग्रीमेंट्स का फायदा क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, बोला ठीक है भाई आपका और हमारा एग्रीमेंट हो गया एग्रीमेंट, अब जो हमारा सामान आपके देश में जाएगा या आपका सामान हमारे देश में जाएगा उसमें हम कम से कम टैक्स लगाएंगे, कम से कम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, एंटी डेजर कहते हैं, कम से कम लगाएंगे। मान लो इंडिया से कोई सामान अमेरिका जा रहा है, तो अगर अमेरिका वाले उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो सामान जो है महंगा हो जाएगा। अब जब सामान महंगा हो जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि सामान महंगा हो गया है। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कि कोई सामान बाकी दूसरे सामानों से सस्ता होता है, वो जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए एग्रीमेंट होता है कि भाई तुम भी कम टैक्स लगाओ, हम भी कम टैक्स लगाते हैं। तो दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है कि हमने कहा कि ठीक है भाई दोनों कंट्री एग्री कर गए कि 5% ही टैक्स लगाएंगे या 0% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, दोनों को फायदा होगा, व्यापार करेंगे दोनों को फायदा हो जाएगा। कभी कभी दो कंट्री के बीच में होता है, कभी कभी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होता है, कि 10-15 ग्रुप के बीच कंट्रीज हैं, उन्होंने आपस में डील कर लिया कि भाई सबका सामान एक दूसरी जगह पर जाएगा और हम लोग टैक्स कम से कम लगाएंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स हर कंट्री करती है, क्योंकि इससे व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता है, प्रमोट होता है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो अगर आपने एक्सपोर्ट किया तब तो ठीक है कि भाई आपने अपना आइटम कुछ बनाया और उसको दूसरे देश में बेच दिया और वो उस पर टैक्स भी ना का, सस्ता बिकेगा, डिमांड क्रिएट होगी तो आपको फायदा होगा। लेकिन यही उल्टा भी होता है कि दूसरे कंट्री का बना हुआ सामान भी हिंदुस्तान मतलब आता है और आप चूंकि आप भी टैक्स लगा नहीं सकते क्योंकि आप डील की हुई है, टैक्स लगा नहीं सकते हो, तो उनका सामान भी जो होता है वो सस्ता होता है। अब वो सस्ता होने से क्या होता है कि जो दूसरे देश से आया हुआ सामान है वो बिकता सस्ता होता है, तो वो पब्लिक ज़्यादा खरीदती है। इससे लोकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको नुकसान हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चीन और इंडिया की बात कर लेते हैं। चीन से बनाए हुए खिलौने हिंदुस्तान आते हैं। ठीक है, अब चीन से जो बनाए हुए खिलौने होते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लगता नहीं है, ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है, तो खिलौने सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं तो अब चूंकि वो उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, सस्ते भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं, तो पब्लिक जो है वो चीन के बनाए हुए खिलौने खरीदती है और इंडिया के जो लोकल मार्केट से बनाया हुआ सामान है उसको नहीं खरीदती है। तो इसका होता है नुकसान होता है। तो कई बार जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो अच्छा करने के सोच में कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, बट उल्टा हो जाता है कि दूसरे देश हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं और हम मार्केट बन जाते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में यही होता है कि हमारे और चाइना के बीच में एग्रीमेंट है, बट इंडिया बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना में, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा हमारे देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट होता है तो चाइना को ज़्यादा फायदा होता है, इंडिया को कम फायदा होता है। तो ये समस्या हो जाती है। तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। देखना पड़ता है कि हम ऐसी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करें जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, मतलब हमारा पलड़ा भारी रहे। मेन मकसद यही रहता है। कई बार जब पासा उल्टा पड़ जाता है तो एग्रीमेंट रद्द भी कर दिए जाते हैं, और ऐसे ही कुछ हुआ था अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक एग्रीमेंट कराया था, TTP कैसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो TTP कराया जिसको कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TTP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये एग्रीमेंट जो कराया था वो अमेरिका ने अपने जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो और अगल बगल जो कंट्रीज है, कैरेबियन कंट्रीज, उसके साथ एक उसने एग्रीमेंट कराया था। इकोनॉमिक एग्रीमेंट था, ये व्यापार वाला एग्रीमेंट था, ठीक है। लेकिन इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा था। तो लोकल के जो अमेरिकन थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको इस TPP से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग अपना सस्ता माल हमें बेच रहे हैं, हम अपना माल वहाँ नहीं बेच पा रहे हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो उन्हें TTP से अपने आप को अलग कर लिया था।
ठीक है। वैसे ही कुछ एक और हुआ था, वो CPTT था, जिसका कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, इससे भी अमेरिका निकल गया था। और साथ में RCEP, जिसको पिछले साल ही बता था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी कुछ ऐसा ही था। इसमें भी इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया को खतरा था कि अगर चीन ज्वाइन कर लेगा, जो चीन ने ज्वाइन किया हुआ है, तो वही हालत हो जाएगी, चीन अपना तो माल हमें यहाँ भेज देगा, हम वहाँ पर अपना माल नहीं भेज पाएंगे। तो ये देखना पड़ता है कि हम अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, तो ये गेम रहता है। तो जब अमेरिका ने TTP में कैंसिल किया, तो अब उसको एक बहुत ज़रूरत थी कि एक ऐसे एग्रीमेंट करने की जहाँ से वो व्यापार कर सके, फ्री ट्रेड कर सके। तो उसने जो एक क्वाड की मीटिंग हुई टोक्यो में हुई है, उसी में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रचना कर दी है, और लगभग 12 कंट्रीज में ज्वाइन हो चुके हैं। ये लोग आपस में व्यापार करेंगे। अब क्या ये वही जैसे बाकी एग्रीमेंट होते हैं वैसे ही है, या कुछ इसमें नया भी है? तो अमेरिका से जब पूछा गया कि भाई क्या ये वही पुराने एग्रीमेंटों की तरह ही है कि इसमें कुछ इनोवेशन है, कुछ नया है, तो अमेरिका ने कहा कि भाई 4 पिलर्स के ऊपर ये चीज़ बेस्ड है। 4 पिलर हैं, जो सब 4 मुद्दे हैं इस पे बेस्ड है। वो 4 पिलर्स कौन से हैं, इसको हम पढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है पहला चीज़ देखिए जिस पे करेंगे, वो है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी एंड एंगेज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कि डिजिटल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नया मीटिंग हुई है, ये नई टेक्नोलॉजी को ध्यान रखते हुए हो रही है। अब सिर्फ वो खिलौने और कोकोनट ऑयल और तेल और इस तरह के ही नहीं होती, अब नई चीज़ें आ रही हैं। क्रिप्टो करेंसी आ गया, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, पेमेंट बैंक हुई, इस तरह की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो फ्रेमवर्क बना, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना है, ये नई मार्केट को कवर कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी को कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो ये एक नया इनोवेशन है। साथ में लेबर कमिटमेंट, जो लेबर होते हैं, जैसे कि हमारा कोई फैक्ट्री लगाता है किसी देश में, तो वहाँ पर लेबर के चार्जेस क्या होंगे, लेबर को हायर और फायर करने की पॉलिसीज़ क्या होंगी, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में रहेगा। ट्रेड फैसिलिटेशन होगा। ट्रांसपेरेंसी, जो कुछ काम हो रहा है उस पर ट्रांसपेरेंसी कितनी है। गुड्स रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस एंड कोऑपरेट अकाउंटेबिलिटी, की जो कंपनीज वहाँ पर हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है। स्टैंडर्ड्स ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये देखना कि एक देश से दूसरे देश में जो डेटा जा रहा है उस पर मॉनिटरिंग करना, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पे और एक डेटा लोकलाइजेशन, ये वर्ड रखिएगा, डेटा लोकलाइजेशन, इस पे ध्यान रखना। डेटा लोकलाइजेशन जो इंडिया का एक बहुत कहते हैं कि पॉइंट रहा है, जिस पे इंडिया पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से अमेरिका से विवाद की स्थिति में है, डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर। क्या है डेटा लोकलाइजेशन? अब जैसे मान लीजिए वीज़ा और मास्टर कार्ड की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो कंपनीज हैं ये ट्रांजैक्शंस करती हैं, यानी कि अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो डायरेक्ट ना होकर वीज़ा या मास्टर कार्ड के माध्यम से होता है। ये कंपनीज जो हैं इस तरह के ट्रांजैक्शंस को देखती हैं और इसके बिहाफ पे कुछ परसेंट वो चार्ज करती हैं। अब बाकी चीज़ तो सब कुछ सही है, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसकी जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो जो स्टोर हो रहा है वो डेटा स्टोरेज है अमेरिका में। इंडिया में कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं है। मतलब इंडिया के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंडिया के लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो डेटा स्टोर हो रहा है अमेरिका के किसी स्टोर रूम में हो रहा है, यहाँ पर इंडिया में नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए इन केस में युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो मैस्ट्रो या वीज़ा कार्ड, जो इस तरह की कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, हो सकता है कि वो इस चीज़ का मिसयूज़ करें। अभी हमने रशिया और यूक्रेन की स्थिति में क्या देखा कि अमेरिकन कंपनी ने रशिया का बहिष्कार कर दिया। मैकडॉनल्ड्स बंद हो गए, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक बंद हो गया, गूगल बंद हो गया, ठीक है। तो इंडिया को हमेशा खतरा था कि अगर युद्ध की स्थिति आती है, विवाद की स्थिति आती है, तो ये कंपनीज अपने देश का साथ करेंगे और हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इंडिया ने बोला कि भाई देखो, अगर आपको हिंदुस्तान में काम करना है तो आपको डेटा सेंटर यहाँ बनाने पड़ेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है वो हिंदुस्तान में ही रहेगी और यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। अगर आप राजी हो तो आप काम कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। कोई मिसयूज ना कर पाए, लड़ाई युद्ध या विवाद की स्थिति में ऐसा ना हो कि आपको सबसे ज़्यादा जरूरत डेटा की पड़ रही है, आपके पास डेटा ही नहीं है। और अमेरिका का इतिहास ये रहा है, इंडिया और अमेरिका के संबंधों का इतिहास रहा है कि जब जब मौका पड़ा है अमेरिका ने हिंदुस्तान को धोखा दिया है, ठीक है। तो इंडिया का कंसर्न बहुत ज़्यादा डेटा लोकेशन के ऊपर रहा, ठीक है। अच्छा, अब बाकी चीज़ें क्या है? सप्लाई चेन
मैनेजमेंट सप्लाई चेन की, भाई एक सामान वहाँ से चला तो कैसे वो जहाज में जाएगा, शिप में जाएगा, घर तक पहुँचेगा, इसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एग्रीमेंट कह रहे हैं कि सप्लाई चेन बहुत तेजी से होनी चाहिए। फिर कुछ और बातों पर भी डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट पढ़ देता हूँ मैं कि जिस तरह का टाइम ना लगे। कि क्लीन एनर्जी के बात बोल रहे हैं कि क्लीन एनर्जी जो अब फ्यूचर है, क्लीन एनर्जी हो गया, डिकार्बोनाइजेशन की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये जो IPEF है वो इन पे बात कर रहा है। ठीक है, फिर हाई एमिशन कमिटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन रिमूवल परचेजिंग कमिटमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स एंड न्यू मेजरमेंट ऑफ कॉम्बैट मीथेन एमिशन। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए बात की जा रही है। तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, को लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर कुछ और बात कर रहे हैं, टैक्स एंड एंटी करप्शन के ऊपर बात करने की बात कर रहे हैं। टैक्स एंड एंटी करप्शन ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कंपनी अगर व्यापार करेंगी तो उनके टैक्सेशन का क्या सीन रहेगा। अब हमने कई बार इंडिया का रहा है कि टैक्सेस के ऊपर बहुत विवाद रहते हैं, जैसे कि जब वोडाफोन ने हज को खरीदा था, एक्वायर किया था, तो बड़ा मसला हुआ था कि टैक्स कौन पे करेगा। ठीक है, आपने वो नाम सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, टैक्स हेवन। ठीक है, टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं जहां पर अगर कोई कंपनी वहां पे एस्टेब्लिश होती है तो वो देश टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो मॉरिशस में बेस्ड हो गए और इंडिया में व्यापार करती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो मॉरिशस ने को टैक्स लेते नहीं है और वो बड़ा व्यापार करती हैं, लेकिन इंडिया को पैसे का नुकसान होना शुरू होता है। तो ऐसे कंट्रीज से बचना, ठीक है, तो ये रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इफेक्टिव टैक्स लगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा बिना बैंकिंग सेक्टर के जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको रोकना। ठीक है, तो एंटी ब्राइबरी की घूस वगैरह ना हो, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखते हुए बात की गई है। तो ये कुछ बातें IPEF ने बात की है और इस पर मतलब ये देखा गया है कि ये लगभग 12-13 कंट्रीज जो हैं उस पर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो खबर निकल के आई हैं, जो चीज़ें निकल के आई हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। जितने पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा लोकलाइजेशन, उस पर आपको ध्यान देना है। फिर IPEF किन पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, क्यों ये अलग है, क्या जरूरत पड़ रही है, क्या इसको इंडिया इसमें इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। इंडिया के कंसर्न भी देख लिए कि हाँ इंडिया को समस्या क्या है, इंडिया किस बात को उठाएगा, इसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात है, वो हम डिस्कस कर लिया है। तो फिलहाल अभी इस पर इतना ही है, कुछ और इस पर अपडेट होगा तो हम वीडियो लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।